Hello everyone, welcome to Biocenter Sciences, where biology meets clarity. Today we are going to discuss an important topic, that is prokaryotic cell structure and its function. It's a very important topic for CSIR NET exams and also for our university and college exams for BSc and MSc. So start the lecture. Introduction to prokaryotic cells. So prokaryotic cells एक्चुअली में होते ऐसी सेल्स जिनमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होते हैं, तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे हमारी सेल्स होती है यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एक रीजन होता है जहाँ पे हमारे उनके जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, उनके उनके जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। और इस कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होते हैं इसमें, एब्सेंट होते हैं सारे के सारे, बस कुछ को छोड़ के, जैसे कि 7 राइबोसोम्स जो कि 70s राइबोसोम्स होंगे, सिर्फ वही प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। और बेसिकली जो है ये जो 70s राइबोसोम्स है वो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो इसकी तो जो साइज होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है डायमीटर में, मतलब ये बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं दे सकते हैं। ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हुआ ये ऑर्गेनिज्म होता है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया और आर्किया है। सो सो इफ यू टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो हम जो है मेनली बैक्टीरिया के ही बारे में पढ़ते हैं। तो फिर जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसमें हम बैक्टीरिया को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बैक्टीरिया का जो वर्ड है, ये जो बैक्टीरिया है वो डिराइव कहाँ से हुआ? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका नाम मतलब होता है बैक्टीरियम। इस बैक्टीरियम जिसकी मीनिंग होती है एक रॉड या स्टिक लाइक, स्मॉल स्टिक, इसका मतलब माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें कि हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, उसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, उसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरिया जो है वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली सी अंडर माइक्रोस्कोप, जिस जैसे कि मैंने पहले बताया, तो ये सिर्फ ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर में ही देखते हैं, ऐसे हम नेकेड आई से इसको इजीली नहीं दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया परफॉर्म पॉजिटिव एंड वाइटल रोल इन नेचर, मतलब बहुत ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो पॉजिटिव रोल परफॉर्म करते हैं नेचर में। जैसे कि हमारे गट में हो गए बैक्टीरियाज, वो जो है वो पॉजिटिव रोल परफॉर्म करते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। बहुत जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जैसे कि वो कर्ड बनाने में यूज़ होता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, इस तरीके से यूज़फुल है बैक्टीरिया। लेकिन कई सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी डिजीज़ कॉज करता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म मतलब कि इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है। बेनिफिशियल जैसे कि कर्ड बना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये जो स्ट्रक्चर है मैंने प्रेस्कॉट की बुक से लिया है। तो इसमें ओवरव्यू दिया गया है किस तरीके से बैक्टीरिया में कितने कितने मतलब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर आउटसाइड द मतलब आउटसाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, कुछ इनसाइड द बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर मतलब आउटसाइड सेल सरफेस पे जो कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो आउटसाइड हो गए। जो सेल के साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको इनर साइड बोलते हैं, मतलब बैक्टीरिया के इनर साइड में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये राइबोसोम्स हो गया, इसमें राइबोसोम्स हो गए। ये कैप्सूल है, कैप्सूल जो है इसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। कैप्सूल हो गया, कैप्सूल में मतलब ये जो है और स्लाइम लेयर, ये दोनों जो है टाइप्स हैं ग्लाइकोकैलिक्स के, जो कि आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है। कोई भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट हो गया उससे, या तो कोई प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, जो कि नैग और नैम से बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। मेनली नैग मीन्स जो होगा एनिसिटिल ग्लूकोजामिन और एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैग और नैम से मिलकर बनी हुई होती है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है,
इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। फ्लैजुलम एक से ज़्यादा भी प्रेज़ेंट हो सकते हैं, और कोई-कोई बैक्टीरिया होता है जिसमें कि कोई भी फ्लैजुला नहीं प्रेज़ेंट होता, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है। इसमें डीएनए क्रोमोसोम मतलब इसका मेन क्रोमोसोम जो होता है, इस तरीके से ये जो रीजन होता है, जिस जिस रीजन में प्रेज़ेंट होता है ये डीएनए, जो जिस रीजन में प्रेज़ेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मतलब कि कोई स्पेसिफिक इसका एक जगह नहीं होता है कि ये न्यूक्लियस में प्रेज़ेंट होता है। लाइक दैट हमारे जैसे कि ह्यूमन्स में हो गया, यूकेरियोट्स में हो गया, उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है, ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियस, उसमें प्रेज़ेंट होता है डीएनए। लेकिन इसमें जो होता है कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनेल न्यूक्लियस नहीं प्रेज़ेंट होता, लेकिन बस ऐसे साइटोप्लाज्म में एक कोई स्पेस होता है, उसी में रहता है डीएनए, तो उस स्पेस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उस जगह पे हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और फिम्ब्रियाई जो होते हैं, कई सारे फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होते हैं, और फिम्ब्रियाई है, और इसमें पिलाई भी होते हैं, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये पिलाई हो गए हैं। और जो है फ्लैजुलम एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सारे सरफेस पे हो सकता है, एक साइड पे भी हो सकता है, और कई और कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी नहीं होगा। तो आगे हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मेनली जो हमने पीछे दिखाया मैंने, उसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब एग्जामिनेशन करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंडर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो जब हम बैक्टीरियल सेल्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं, उसके नीचे रख के देखते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया को देखते हैं, तो उसमें हमें कई सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड बैक्टीरिया, कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, कुछ देखने को मिलते हैं वो आउटसाइड द बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के, वो मेनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या हो, ग्लाइकोकैलिक्स हो गए, सेल वॉल हो गई, फ्लैजुला, पिलाई और फिम्ब्रे। इंटरनल स्ट्रक्चर में हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाइड, राइबोसोम्स, एंडोस्पोर्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। जैसे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मैंने बात की, तो उसमें सबसे पहला आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ग्लाइको मतलब होता है शुगर, और कैलिक्स मतलब होता है कोट। कैलिक्स मीन्स कोट। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, जो सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, उसी को हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये बनी हुई होती है तो पॉलीसेकेराइड की बन सकती है, या तो जो है ये पॉलीपेप्टाइड दोनों की भी बन सकती है। इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। मतलब कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कवरिंग की तरह होता है, मतलब जैसे एक ढाल होता है इसकी, मतलब इसको बचा करके रखता है बैक्टीरिया को। जैसे मतलब कोई बाहर से अटैक हो रहा है, जैसे कि कोई किसी की बॉडी में बैक्टीरिया है, तो अगर वो पर्सन अगर कोई एंटी बैक्टीरियल ड्रग लेता है, तो वो मतलब एक हद तक अपने को प्रोटेक्ट करता है, कि मतलब हम किस तरीके से बच सकते हैं इस आउटर कवरिंग की हेल्प से, वो अपने आप को बचाता है, ताकि एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो है वो उसको कहीं मार ना दे, अपने आप को किल होने से बचाता है बैक्टीरिया एक तरीके से। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स उसमें बहुत हेल्प करता है उसके बैक्टीरिया की फाइगोसाइटोसिस में। और एंटीबैक्टीरियल एजेंट जैसे कि कोई ड्रग हो गई बैक्टीरिया के अगेंस्ट ले रहे हैं। फाइगोसाइटोसिस मतलब कि कहीं कोई अगर हमारे बॉडी में जो माइक्रोफेजेस होते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स, ये हमारे ये सारी फाइगोसाइटोसिस करते हैं ना, मतलब कि जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि जो भी एंटीजन होते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं फाइगोसाइटोस करके। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ताकि फाइगोसाइटोस ना हो जाए, फाइगोसाइटोसिस ना हो जाए इस बैक्टीरिया की होस्ट सेल के द्वारा। तो इसीलिए बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन के लिए ग्लाइकोकैलिक्स हेल्पफुल होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, कैप्सूल और स्लैब लेयर। तो कैप्सूल जो होता है टाइटली एसोसिएटेड पॉलीसेकेराइड होता है, मतलब कि ये बहुत ही टाइटली एसोसिएट, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली अटैच रहते हैं, मतलब, और ये हार्ड और रिजिड होते हैं। ये मेनली क्या करता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बैक्टीरियम की फाइगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करता है। फाइगोसाइटोसिस मतलब कि कई जैसे कोई एक मैक्रोफेज है, समझ जाओ ये एक सेल है, जैसे ये मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज क्या करता है, हमारी बॉडी में अगर कोई भी एंटीजन बाहर से आया तो उसको किल करने का काम करता है, फिर उसको प्रेजेंट करता है एंड ऑल। ये हम उसमें इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बेसिकली हम बता दे रहे हैं कि मतलब ये जो मैक्रोफेजेस है, जो अगर बाहर से कोई एंटीजन पार्टिकल है, जैसे कि अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया तो हमारे लिए एंटीजन ही है। तो ये क्या करेगा कि देखेगा कि अच्छा ये बैक्टीरिया है, तो इसको किल करके, इसको जो है इसको किल करके अपने अंदर इस तरीके से
फाइगोसाइटोस कर लेगा, मतलब कि अपने तरीके से इसको अपने अंदर एंटर करवा लेगा और इसकी जो है चॉपिंग कर देगा या उसको किल करवा देगा, कोई अपना अपना मेथड्स का प्रोसेस का यूज करके एंटीजन प्रोसेसिंग और ये सब प्रेजेंटेशन का यूज करके उसकी फाइगोसाइटोसिस और किल करवा देने का काम करता है मैक्रोफेज। कोई भी अगर हमारे बैक्टीरियाज अगर बॉडी में एंटर करते हैं, इस जो स्लाइम लेयर होती है ये लूज और म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, मतलब ये प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को डेसिकेशन से, मतलब अगर कोई भी बहुत ड्राई कंडीशन है या तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा अगर हो गया है बैक्टीरिया से, अगर बहुत ज़्यादा कहीं इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ड्राई है, उस कंडीशन में बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है स्लाइम लेयर, ताकि बैक्टीरिया जो है उसका डेसिकेशन ना हो पाए। बैक्टीरिया को एक्सट्रीम ड्राइंग कंडीशन में बहुत वाटर लॉस हो जाता है तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्लाइम लेयर। सेल वॉल जो है अब ये सेकंड कंपोनेंट है हमारे एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपोनेंट स्ट्रक्चर का। तो मिडल लेयर होती है जो कि लाई करती है ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली, क्योंकि देखो ऐसे होती है, ये हमारी हो गई ग्लाइकोकैलिक्स, ये हमारी हो जाएगी सेल वॉल, ये हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो इस तरीके से ये जो है ये वाली ये सेल वॉल होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच में है। ये सेल वॉल क्या होती है, ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को शेप देने का काम करता है, मतलब कि जो सेल का शेप और सेल को स्ट्रेंथ है, मतलब सेल को कौन से शेप में रहना है, ओवल शेप में रहना है, राउंड रहना है, स्क्वायर रहना है, किस शेप में रहना है, वो जो है सेल वॉल डिसाइड करता है। सेल वॉल जो है वो हेल्प करता है, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर और शेप शेप प्रोवाइड करने में और स्ट्रेंथ देता है सेल को। जो सेल वॉल होती है बेसिकली बैक्टीरिया की, वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो कि रिपीटिंग सब यूनिट्स होती है एनएस नेग और नैम की, मतलब कि एन एसिटिल ग्लूकोजामिन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, इससे मिलकर के हमारी ये जो सेल वॉल है वो मिलके बनी होती है, मतलब रिपीटेडली नेग नैम रिपीटेडली जो है नैग सो नेग और नैम की रिपीटिंग यूनिट से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है। बैक्टीरिया मेनली जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। जिस बैक्टीरिया में ये जो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर है अगर वो थिक होगी तो वो बैक्टीरिया पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएगा, और वहीं अगर जिस बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर वो थिन है तो वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। तो फ्लैजिला फ्लैजिला जो है ये भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। अगर इसको हम सिंगुलर इसको प्रोनाउंस करें तो इसको हम फ्लैजिलम बोलते हैं। अगर होता है कि लॉन्ग और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की सरफेस पे। ये जो होते हैं मेनली जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकोमोशन में, मतलब बैक्टीरिया को जो मूवमेंट प्रोवाइड करना है, बैक्टीरिया मतलब मूव कैसे करेगा, एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना है तो जाएगा कैसे, तो वो उसी चीज में हेल्प करता है। फ्लैजुला बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये जो बेसिकली तीन पार्ट होते हैं इसके, एक हुक होता है, एक फिलामेंट होता है, बेसल बॉडी होती है, तीन पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है फ्लैजुला। इस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल है एक, तो यहाँ पे फ्लैजुलर है, ये लॉन्ग होता है, ये हेल्प करता है मूवमेंट में। ये फिमरे हो गए, ये जो कि शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, और पिलाई जो है ये फिमरे से एज कम्पेयर टू फिमरे लॉन्ग होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला दिए गए हैं बैक्टीरियाज में, जैसे कि एट्राइकस अगर हो गया कोई बैक्टीरिया एट्राइकस है तो क्या होगा कि इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होगा। अगर फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट हो तो बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं करेगा, बैक्टीरिया में मूवमेंट नहीं होगा तो बैक्टीरिया एमोटाइल नॉन मोटाइल बैक्टीरिया जो है वो नॉन मोटाइल हो जाएगा। अगर मोनोट्राइकस है तो एक साइड पे सिर्फ एक ही फ्लैजिला, लाइक दैट, इस तरीके से एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। लोफोट्राइकस मतलब कि इसमें एक साइड में मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एम्फीट्राइकस में बोथ पोल पे, दोनों पोल पे एक से ज्यादा, मतलब एक जैसे इधर शो किया गया है कि एक एक फ्लैजिला दोनों साइड प्रेजेंट है। फ्लैजिला दोनों साइड प्रेजेंट होंगी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों साइड पोल पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। लेकिन लोफोट्राइकस में क्या होगा कि फ्लैजिला सिर्फ एक साइड में प्रेजेंट होगा, मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे पेरीट्राइकस में सारे, मतलब कि पेरीफेरी, पेरी से याद रखिए पेरीफेरी, तो पेरीफेरी से मतलब कि बैक्टीरिया के पेरीफेरी पे, मतलब कि बैक्टीरिया के चारों तरफ हर सरफेस पे हर एक जगह, मतलब
फ्लैजिला प्रेजेंट में शो किया गया है, मतलब एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। और एम्फिलोफोट्राइकस है तो लोफो है ना, तो लोफो में मल्टीपल प्रेजेंट है, तो उसमें एम्फिलोफो है तो एम्फी है तो दोनों साइड में प्रेजेंट होगा, और लोफो है तो एक से ज्यादा प्रेजेंट होगी, तो एक से ज्यादा दोनों साइड में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा एम्फिलोफोट्राइकस में। और लोफोट्राइकस में एक साइड में प्रेजेंट होगा फ्लैजिला और बंच में प्रेजेंट होगा ज्यादा, और एम्फीट्राइकस में एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा दोनों साइड पे। पिलाई और फिमरी, पिलाई जो होते हैं और फिमरी शॉर्ट और हॉलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बोथ पिलाई और फिमरी जो होता है वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को दूसरे सरफेस से अटैच होने में, मतलब किसी होस्ट से अटैच होना है, मतलब कि बैक्टीरिया को कहीं किसी होस्ट, मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म में ये बैक्टीरिया रहेगा बोलेंगे, तो ये अगर बैक्टीरिया को कहीं रहना है तो उसको अटैच तो होना पड़ेगा, तो बैक्टीरिया को अटैच करने का काम पिलाई और फिमरी करते हैं। और लोको मोशन अगर गंदा रहेगा तो फ्लैजिला करता है, लेकिन पिलाई और फिमरी उसके लोको मोशन में कोई हेल्प नहीं करते बैक्टीरिया के, सिर्फ इसके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं उसके होस्ट से। पिलाई जो होते हैं वो लॉन्ग साइज के होते हैं और कम होते हैं नंबर में, स्मॉल होते हैं और ज्यादा नंबर में होते हैं फिमरी, और पिलाई होते हैं लॉन्ग होते हैं और स्मॉल नंबर में होते हैं। सेक्स पिलाई जो होता है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, मीन्स ऐसे ये जो होता है जब कॉन्जु बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है ये, तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे, जो जेनेटिक एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए सिक्स पिलाई जो है वो, ये सिक्स पिलाई जो है वो हेल्प करता है, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे है, तो इस जेनेटिक मटेरियल को अगर इस सेल में जाना है, यहाँ आना है, तो इस तरीके से सिक्स पिलाई जो है वो हेल्प करते हैं। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई, इसके थ्रू फिर जो है बैक्टीरिया जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो मूव करेगा। तो इसका मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगी, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेक्शन, जो कि बैक्टीरिया में किस तरीके से ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर होता है बेसिकली। तो वही जो पिलाई है वो हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में। अभी आप इतना समझ जाइए कि हाँ बस कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इनर मोस्ट कवरिंग होती है बैक्टीरिया की। मीन्स कि इसको तो हम कॉमनली जानते ही होंगे कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इनर मेम्ब्रेन बोलती हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ अलग अलग नेम्स हैं जो कि हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ये जो मेनली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज होता है फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का। इट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, मीन्स जो कि सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल को ही अपने अंदर आने देगा और अपने बाहर जाने देगा, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली। लेट्स अंडरस्टैंड कि जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें कुछ सेलेक्टिव मटेरियल ही अंदर आएंगे और कुछ बाहर जाएंगे, मतलब कि सारे के सारे जो है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयंस जो है वो सेल के अंदर नहीं आ सकते, नहीं सारे के सारे सेल से सेल के बाहर जा सकते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब आयंस है जो कि सेल को जरूरी है, तो ये सभी तो अंदर आते हैं, लेकिन जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए वो सब सेल के अंदर नहीं आते, बस इतने मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं जिनकी जरूरत होती है सेल को, और इतने ही बाहर जाते हैं सेल के नीड के अकॉर्डिंग, कि जो भी ट्रांसपोर्ट करना होता है सेल को, तो इसलिए सेमी परमिएबल होती है। अगर कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे, कुछ सेलेक्टेड बाहर जाएंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बाहर अंदर नहीं आएंगे सेल के। साइटोप्लाज्म एक कलरलेस सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक और थिक फ्लूइड होता है जो कि सेल हो गई। इसके बाहर जो थी एक कवरिंग थी सेल वॉल की, एक थी ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग, और ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म है, जहाँ पे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, जो भी केमिकल रिएक्शन है, जो भी मेटाबॉलिज्म है सेल का, वो यहाँ पर होता है। तो बेसिकली जो ये साइटोप्लाज्म है उसमें कंसिस्ट ऑफ 80% वाटर होते हैं इसमें, और 20% सस्पेंडेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, मतलब कि 80% तो इसमें वाटर रहेगा, और जो 20% बचा है उसमें जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होंगे वो सभी यहाँ पे सस्पेंडेड रहेंगे, जो मतलब मॉलिक्यूल्स हो गए जो भी इंपॉर्टेंट है सेल फंक्शनिंग के लिए, वो सभी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे।
और ये जो है सेलुलर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिएक्शन मैंने पहले ही बता दिए कि हेल्प करता है। जब सेलुलर ग्रोथ मीन्स सेल में मेटाबॉलिज्म होगा तो सेल की ग्रोथ होगी, सेल में रिएक्शंस होंगे तो सेल की ग्रोथ अल्टीमेटली होगी। तो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये जो राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो 70s होते हैं। स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30s की होती है और लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 50s होती है। उसके बाद वो फर्दर और डिवाइडेड रहते हैं, 30s 50s और भी फर्दर डिवाइडेड है, बट उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। बस मेनली जो है जब हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे उसको। और ये जो 70 राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोट्स में होते ही होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में जैसे कि ह्यूमन्स हो गए हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में तो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट मतलब कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में 70 राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम बेसिकली क्या होता है कि एक स्मॉल टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, और प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो ये कैसे प्रेजेंट हो सकता है? तो क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेनलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। जो होता है ये आरएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है राइबोसोम्स। जो मेन रोल होता है राइबोसोम्स का वो सिंथेसाइज करता है बैक्टीरियल प्रोटीन और एंजाइम्स को। मतलब कि बैक्टीरिया में जो कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करना हो या तो एंजाइम सिंथेसाइज करना हो तो राइबोसोम्स ही होता है। मतलब कि वो प्रोटीन मशीनरी एक तरीके से होता है कि वो सारी प्रोटीन को सिंथेसाइज राइबोसोम्स ही करेगा। नेक्स्ट, प्लाज्मिड। ये क्या होता है? स्मॉल होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। मतलब कि ये अदर देन दी जो हमारा मेन क्रोमोसोम होता है, जैसे कि देखो लिखा है मेन क्रोमोसोम्स के अलावा, मतलब अदर देन मेन क्रोमोसोम से प्रेजेंट होता है। मतलब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये स्मॉल होता है और सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होता है? बैक्टीरियल सेल्स में एक से ज्यादा प्लाज्मिड हो सकते हैं, कई सारे प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज में। ये जो यूज किया जाता है डीएनए के, जो डीएनए होता है उसके एक्सचेंज में यूज किया जाता है। जो एक बैक्टीरियल सेल में एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल्स आपस में जब डीएनए एक्सचेंज करते हैं तो प्लाज्मिड उसमें हेल्प करता है। प्लाज्मिड हेल्प करता है बैक्टीरियल मेसोसोम्स। ये इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मेसोसोम्स जो होते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, समझ जाइए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये अंदर की तरफ इस तरीके से ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है, ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेसोसोम। ये मेसोसोम हो गया जो कि प्रोकैरियोट से बनता है। यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो होती है, मतलब रिएक्शंस होते रहते हैं कई सारे। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और यही जो है जैसे कि यूकैरियोट्स हो गए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन बैक्टीरिया में तो पूरा होता ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो कैसे रेस्पायर करे? तो उसके लिए होता है मेसोसोम जो कि रिस्पिरेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया की रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसकी वजह से जब ये इनफोल्डिंग हो रही है, ऐसे इनफोल्डिंग होगी तो जाहिर सी बात है मतलब कि इसकी जो है सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो है एक्ट करता है ऑर्गेनल की तरह, जहाँ पे रिस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया में, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया के। न्यूक्लियोइड ये जो है मैंने बताया ना, जो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मतलब जो मेन क्रोमोसोम है डीएनए का, जैसे कि हमारा एक सेल है तो यहाँ पे समझ जाइए कुछ स्पेसिफिक पार्ट, जैसे यहाँ पे हो गया ये स्पेसिफिक पार्ट हो गया, इस तरीके से पूरा सर नहीं होता है कि मतलब कि न्यूक्लियस की तरह नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है स्पेस, जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो नहीं होते हैं इसमें, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्ट जैसे ये है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो इस पूरे रीजन को जो है हम जो है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए, मेनली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होगा और सिंगल स्टैंडर्ड होगा। न्यूक्लियस की जगह पे इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियाइड होते हैं। न्यूक्लियाइड होता है इरेगुलरली शेप का रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में। एंडोस्पोर क्या होता है कि ये डोरमेंट टफ एंड नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा
अंडर स्ट्रेस कंडीशन मतलब कोई भी स्ट्रेस कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन है जैसे कि ड्रॉट हो गया, कहीं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, कहीं बहुत ज़्यादा से टेम्परेचर बहुत हाई है, कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रह रहा है बैक्टीरिया। उसके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है एक तरीके से, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एंडोस्पोर जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे जो बैक्टीरिया और बना लेते हैं बैक्टीरिया। डोरमेंट और टफ होते हैं, जो कि बैक्टीरिया का वो स्टेज होता है जहाँ पे वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ सर्वाइव करता है उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में। जो कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो गया, तो उस जगह पे सर्वाइव करने के लिए बैक्टीरिया सिर्फ सर्वाइव करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है एक तरीके से, एक शेप से दूसरे शेप में चेंज हो जाता है बैक्टीरिया। दूसरे शेप में चेंज हो जाता है बैक्टीरिया, ताकि जो है वो सर्वाइव कर सके, और उसे सिर्फ सर्वाइव करना है, तो यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ बैक्टीरिया सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज कर लेता है डोरमेंट टफ और नॉन प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जिसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। ये जो यूजुअली जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज जो होते हैं ये भी ऐसे प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में, इस तरीके से, इस साइटोप्लाज्म में इस तरीके से प्रेजेंट रहता है इंक्लूजन बॉडीज। ग्रैन्यूल्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इसके अंदर बैक्टीरिया अपने फूड वगैरह जो होता है, फूड हो गया, सब कुछ हो गया, इसको स्टोर करके रखता है बैक्टीरिया अपने अपने सर्वाइव के लिए। इस इंक्लूजन बॉडीज उसी को बोलते हैं ग्रैन्यूल। में कोई भी शेप के डिफरेंट डिफरेंट शेप से ग्रैन्यूल्स होते हैं, ताकि जो है उसमें फूड स्टोर हो सके या फिर जो भी जरूर बैक्टीरिया की नीड है वो स्टोर रहता है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये ग्रैन्यूल्स हैं तो इसमें कोई रिएक्शन हो रही होगी, ये लिविंग होगा, नहीं, ये लिविंग नहीं होता है, सिर्फ ऐसे स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है इसमें, कि कोई भी चीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। Revise concepts and diagrams carefully. Subscribe to the Bicentra Sciences for more life science lecture.